नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर सिंह आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है समान नागरिक संहिता, जिसे इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड भी कहते हैं। तो थोड़ा इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले इसकी थोड़ा हम पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। हम सब सर्वप्रथम समझेंगे समान नागरिक संहिता है क्या, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसमें संविधान में समान नागरिक संहिता के लिए कुछ प्रावधान है या फिर किसी रूल रेगुलेशन के द्वारा पार्लियामेंट में लाया जा रहा है। इसके बाद समझें क्या अभी किसी राज्य में ये कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू है कि नहीं है, या फिर एक ही साथ संपूर्ण भारत में लागू होगी। उसके बाद समझेंगे कि समान नागरिक संहिता के पक्ष में लोग जो इसके पक्षधर हैं कि समान नागरिक संहिता संपूर्ण भारत देश के लिए एक होनी चाहिए, कुछ लोग इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। उसके बाद समझेंगे कि इसके विपक्ष में वो कौन से तर्क हैं जो विपक्षी लोग देते हैं कि संपूर्ण भारत के लिए एक संपूर्ण नागरिक संहिता का प्रावधान नहीं होना चाहिए। उसके बाद चर्चा करेंगे हम समाधान पर, फिर निकालेंगे निष्कर्ष क्या, आखिर अंततः एट लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए कि नहीं। तो अभी हाल ही में जैसे आप लोग जानते हैं कि लॉ दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिमिनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ। जो क्रिमिनल कार्रवाई है वो क्रिमिनल लॉ के तहत की जाती है, यानी कि अगर कोई क्राइम करता है तो क्रिमिनल लॉ उस पर लागू किए जाते हैं और क्रिमिनल लॉ के तहत उसके तहत कार्रवाई की जाती है। और अगर सिविल मामलों के लिए देखा जाए तो उसके लिए सभी धर्मों के अलग अलग कानून है। जैसे अगर विवाह के संबंध में देखा जाए, शादी के संबंध में देखा जाए, तलाक के संबंध में देखा जाए, गोद लेने के संबंध में देखा जाए, तो हर धर्मों की अपनी अपनी एक पर्सनल लॉ अलग से है, जिसके तहत अभी ये सिविल केस रेगुलेट किए जाते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये दंडात्मक केस यानी कि क्या है और सिविल केस क्या है। जैसे कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया, अगर किसी ने हत्या की, चोरी की, तो अभी प्रावधान ये हमारे इंडिया में कि हत्या करने वाला, चोरी करने वाला अगर व्यक्ति किसी भी धर्म का है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे पारसी है, किसी भी धर्म को मानने वाला है, उसके ऊपर कार्रवाई, अगर वो क्राइम करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई एक ही क्रिमिनल लॉ के तहत की जाएगी, जो कि संपूर्ण भारत में सभी धर्मों के लिए एक है। लेकिन अगर इसकी दूसरी तरफ नजर डालते हैं तो आता है सिविल लॉ। तो सिविल लॉ या सिविल केस, तो जो सिविल केस होते हैं हाल ही में हर धर्मों के लिए अलग अलग हैं। यानी कि जैसे अगर विवाह की बात हो तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत रेगुलेट किया जाता है, और इसमें हिंदू विवाह में जैन बौद्ध अंतर्गत शामिल किए जाते हैं और शुक्ल लोग भी शामिल किए जाते हैं। अगर मुसलमानों की बात की जाए तो उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग से है, जिसके तहत उनको विवाह, शादी, संबंध, तलाक और जो उत्तराधिकार का नियम है वो रेगुलेट होते हैं। इसी प्रकार के क्रिश्चियन का भी क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है। तो हाल ही में प्रावधान ये है समान नागरिक संहिता का कि भारत देश में सिविल कानूनों के लिए ये सारे के सारे पर्सनल लॉ खत्म करके एक ऐसा कानून बनाया जाए जो सभी धर्मों को मानने वालों को एक समान दृष्टि से, समान नजरिए से, समान प्रावधान के तहत रेगुलेट करेगा। तो परिभाषा इस प्रकार से बनती है समान नागरिक संहिता है क्या। तो समान नागरिक संहिता एक ऐसे नियम कानून की एक संहिता होगी जिसमें भारत देश में रहने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म के धर्मावलंबी हों, अगर वो जैसे विवाह का नियम हुआ, शादी का नियम हुआ, तलाक का नियम हुआ या उत्तराधिकार का नियम हुआ, उन सभी को एक ही रूल्स रेगुलेशन द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। अब समझते हैं कि समान नागरिक संहिता का क्या भारतीय संविधान में प्रावधान है कि नहीं। तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन है, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, यानी कि हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य अगर कोई पॉलिसी बनाता है तो पॉलिसी बनाने में उन निर्देशक तत्वों का पालन किया जाए। हालांकि एक बात में सच्चाई यही भी है कि ये केसेबल नहीं है, यानी कि इन्हें लागू करने के लिए आप सरकार के खिलाफ न्यायालय में शरण नहीं ले सकते। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में शरण ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 44 कहता है कि संपूर्ण भारत के लिए, डीपीएसपी का अनुच्छेद 44 कहता है कि संपूर्ण भारत के लिए कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, यानी समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, जिसके तहत शादी, विवाह और उत्तराधिकारी के नियम और संपत्ति के नियम, दंपत्ति के नियम, सारे के सारे नियम सभी धर्मों को मानने वाले के लिए एक ही नियम, एक ही रूल, एक ही रेगुलेशन होना चाहिए। उसके बाद आप समझते हैं कि क्या अभी किसी राज्य में लागू है कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता या नहीं है। तो गोवा वह राज्य जहां पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने समान नागरिक संहिता लागू की थी, वो अभी भी है। उसके बाद हाल ही में उत्तराखंड में भी समान नागरिक संहिता कानून पारित किया है, जो कि 5 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। तो ये ऐसे दो राज्य हैं, यानी कि गोवा और उत्तराखंड, जिसमें कि क्या है समान नागरिक संहिता नामक कानून
पास किए गए हैं और गोवा में तो लागू है और साथ ही साथ में जनवरी से 2025 से उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। अब इसके बाद समझते हैं कि समान नागरिक संहिता भारत देश में क्यों होना चाहिए, क्या जरूरत है इसकी, क्या वास्तव की जरूरत है। तो इस पर एक नजर डालते हैं कि हमारा भारतीय संविधान सामाजिक न्याय, एकता और अखंडता की परिकल्पना की बात करता है। अगर सामाजिक न्याय तभी होगा जब शादी का नियम एक हो, तलाक का नियम हो, उत्तराधिकार के नियम एक ही हो। जैसे कि हाल ही के दिनों में तुमने देखा है कि पिछले मोदी सरकार ने तलाक की बिद्दत को खत्म किया था, यानी कि मुस्लिम महिलाओं में जो 3 तलाक की प्रथा थी उसे खत्म कर दिया था कि एक ही बार में तलाक 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 कहने पर तलाक हो जाता था। वहीं दूसरी ओर नजर देखा जाए तो नजर डाली जाए तो देखा जाए हिंदुओं में ऐसा कोई कानून नहीं था कि लगातार 3 बार कहने से अगर डाइवोर्स या तलाक हो जाए। तो अगर सोशल जस्टिस करना है तो संपूर्ण समाज को अगर एक करना है तो संपूर्ण समाज को एक जैसे नियम के सूत्रों में बांधना होगा, पहली बात। और दूसरा, कॉमन सिविल कोड इस बात का संकेत करती है कि संपूर्ण देश में इससे एकता की भावना आएगी और एकता की जो ब्रदरहुड की भावना है वही मजबूत होगी। इसके साथ साथ देश की अखंडता की जो परिकल्पना है वही मजबूत होगी, यानी कि जो भारतीय संविधान में इंटीग्रिटी की बात की गई है वही मजबूत होगी। अब कैसे मजबूत होगी? अब सारे धर्मों का एक ही सिविल लॉ होगा तो कोई भी किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ा पाएगा और साथ साथ में ये भी नहीं कह पाएगा और साथ साथ में कि इस धर्म में ये ऐसा है, इस धर्म में ऐसा है या इस धर्म में ऐसा है। कोई किसी धर्म के मजाक नहीं उड़ा पाएगा, जिससे कि भाईचारे की भावना मजबूत होगी और देश एक अखंडता के सूत्र में बांधा जाएगा। उसके बाद भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भाग 2 में नागरिकता दी है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। इसमें कहता प्रावधान है कि हमारा, उसके बाद भारतीय संविधान के नागरिकता संविधान अधिनियम 1955 में उसमें कहा गया है कि हमारा भारत में चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हो, हमारे भारत में किसी भी स्टेट में रहते हो, लोगों के लिए सिर्फ एकल नागरिकता है, यानी कि वह भारतीय नागरिकता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अमेरिका में डुअल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि एक यूएसए की नागरिकता और उसमें जिस राज्य में यूएसए में लोग रहते हैं उसकी अलग नागरिकता वहां पर होती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसा प्रावधान नहीं है। तो प्रश्न उठता है, जब एकल देश एकल नागरिकता है तो फिर सबके लिए कानून, सिविल कानून अलग अलग क्यों? तो इसके लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी हो जाता है। अब बात आते हैं अनुच्छेद 14 पर, यानी कि आर्टिकल 14 पर। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मतलब कि हमारे देश के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से बोरो किया गया है विधि के समक्ष समता। इसका मतलब होता है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो वर्तमान में क्या अनुच्छेद 14 पूर्ण रूप से परिपक्व है भारत देश में? तो नहीं है, क्योंकि विधि के समक्ष समान कैसे होंगे जब हमारे यहाँ विवाह, हिंदुओं के लिए विवाह का अधिनियम अलग है, मुसलमानों में अलग है, ईसाइयों में अलग है और उसके बाद पारसियों में अलग है। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि कानून सभी लोगों को एक नजरिए से देखता है? अनुच्छेद 14 जो है कि विधि के समक्ष समता को मजबूत करता है। हालांकि अगर दूसरी तरफ नजर डाली जाए तो क्रिमिनल मामले में ये आर्टिकल एकदम से परफेक्ट रूप से अभी वर्तमान में कह सकते हैं कि परफेक्ट रूप से लागू है, तो इसलिए भी कॉमन सिविल कोड जरूरी हो जाता है। अब उसके बाद करते हैं पंथ निरपेक्षता की बात। तो हमारे देश में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अखंडता, पंथ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष जिसे साधारण अर्थों में धर्मनिरपेक्ष के नाम से जाना जाता है। तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष कैसे होगा? तो अगर कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो जो हमारा देश कहता है कि सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखेंगे, तो फिर उसके बाद ये निश्चय हो जाएगा कि अब सभी धर्मों को हमारा देश एक नजरिए से देखेगा, क्योंकि अब देश धर्मनिरपेक्ष माना जाएगा। इसलिए क्योंकि सभी धर्मों के लिए सिविल मामलों में और क्रिमिनल मामलों में एक से ही कानून है। हालांकि यहाँ है कि जो अपने अपने धर्मों के रीति रिवाज है, कस्टम एंड ट्रेडिशन है, वो चलते रहेंगे, क्योंकि कॉमन सिविल कोड रीति रिवाजों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, जैसे कि खाना खाना, पहनना, संस्कृति फॉलो करना, उनके त्योहार क्या है, इस प्रकार से कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। अब बात आते हैं कि हमारे देश में जो है कि अलग अलग पर्सनल लॉ है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। तो ये सारे लॉ खत्म करके देश को एक सूत्र में बांधा जाएगा, यानी कि एक कॉमन सिविल कोड बनाया जाएगा जिसके तहत सिविल मामले रेगुलेट किए जाएंगे। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो बैठे कुछ राजनेता लोग हैं और कुछ क्या, ज़्यादातर राजनीति क्या है कि राजनीति धर्म के आधार पर ही इंडिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि धर्म के आधार पर राजनीति को
चलाया जाता है। तो ये संकीर्ण मानसिकता की जो राजनीति है, हिंदू बनाम मुस्लिम, मुस्लिम बनाम हिंदू, या फिर हिंदू बनाम सिख, ये जो राजनीति है सारी की सारी संकीर्ण राजनीति खत्म हो जाएगी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। तो ये तो जो पक्षकार है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, पक्ष में तर्क देखते हैं। चलिए नजर डालते हैं विपक्षी की ओर। विपक्षी कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों कहते हैं कि फंडामेंटल राइट जो कि न्यायालय में केसेबल, यानी कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में शरण ले सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपने विधि के, अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो अल्पसंख्यक जैसे कि माइनॉरिटी, मुस्लिम हमारे यहाँ माइनॉरिटी में आते हैं, ईसाई लोग माइनॉरिटी में आते हैं, तो इन लोगों की अलग से संस्कृति की पहचान ही खत्म होने की संभावना है। तो अनुच्छेद 29 इस प्रकार से फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 29 जो है कि एक संकुचित होता है यहाँ पर। तो विपक्षी लोग तर्क देते हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होती है तो अनुच्छेद 29 क्या है, इसका तो कोई मायना नहीं रह जाएगा अनुच्छेद 29 और 30, क्योंकि अनुच्छेद 29 और 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों का ध्यान रखने संबंधी कुछ उसमें प्रावधान किए गए हैं। जैसे भाषा, लिपि और अपने मनपसंद उन्हें स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया। उसमें भाषा, लिपि और संस्कृति के अंतर्गत ही विवाह, शादी, तलाक और जो उत्तराधिकार का नियम आ जाता है। उसके बाद देखते हैं, अगर अनुच्छेद 44 पर नहीं डालते तो अनुच्छेद 44 जो कि डीपीएसपी में, जिसके तहत ये समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, ये जरूरी नहीं है कि सरकार इसे बनाए, क्योंकि अगर नहीं सरकार बनाती है यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू करती है तो कोई व्यक्ति, कोई भी नागरिक कोड की शरण नहीं ले सकता है, ये नहीं कह सकता है कि इस सरकार ने कॉमन सिविल कोड नहीं बनाया है। उसके बाद दूसरे उत्तर के देते हैं लोग कि कॉमन सिविल कोड अगर लागू होता है तो इससे क्या होता है, लोगों की संस्कृति पर खतरा मंडराएगा। कैसे कि जो लोग भारत देश में अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी है, उनकी अपनी लिपि है, अपनी भाषा है, खासतौर से मुसलमानों की ओर देखा जाए, मुसलमानों का हिंदुओं में भी अगर देखा जाए कि जो एसटी वर्ग के हैं लोग, जो एसटी वर्ग के हैं जिन्हें हम आदिवासी लोग बोलते हैं, उनकी भी अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपनी पहचान है, अपने स्कूल है, अपने रीति रिवाज है। दूसरे इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो जो संकीर्ण मानसिकता वाली राजनीति है वो भारत में जड़ से खत्म होने की इसकी आशंका है। और साथ ही साथ में कोई भी किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ा पाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में इससे ये फायदा ये होगा, साथ में कोर्ट कचहरी में भी फायदा होगा कि जो ये मैटर जाता है तो उसे वकील लोगों को, जज लोगों को ये फायदा होगा कि वो ने एक जैसी न्याय प्रणाली की का मतलब एक जैसी न्याय प्रणाली होगी तो एक जैसा उन्हें डिसीजन लागू करने में ज़्यादा डिफिकल्टी, परेशानी नहीं होगी। साथ साथ में जो छात्र लॉ की तैयारी करते हैं उनको ये फायदा होगा, जो पढ़ते हैं तो उन्हें थोड़ा उनका बर्डन कम हो जाएगा। अभी थोड़ा हर धर्मों के बारे में अलग अलग पढ़ना पड़ता है, किसका पर्सनल लॉ क्या है, किसका विवाह का संबंध कैसे बनता है, कैसे किसका तलाक होता है। तो उससे होगा संपूर्ण देश एक कानून के धागे में पिरोता है, तो इससे देश की अखंडता की भावना को मजबूती मिलती है। लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से कि अगर कुछ ऐसे शब्द हों कि जो इस वीडियो में कुछ त्रुटिपूर्ण हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन वीडियो के अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कमेंट के जरिए आप लोग बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, हम देखा पोल के अंदर जाके देखा, अगर देखा वाइट स्टूडियो में जाके, तो 90% जो दर्शक हैं वो ऐसे हैं कि जो हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, वो इस प्रकार से वीडियो मिलते रहे। और जो सब्सक्राइब किए हैं वो भैया इतने कंजूस हैं कि उन्हें लाइक करने में भी उन्हें बहुत दिक्कत होता है। देखते हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते। तो भाई साहब, अगर आपका लाइक दे दोगे तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा, हालांकि आपके बदले में कुछ ना कुछ उससे प्रॉफिट होगा। तो अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।